ओम शांति। हैप्पी वेलकम वुमेन डे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहुँचे नगर के सभी प्रतिष्ठित महिलाएं, बहनें, माताएं तथा भाइयों, आज हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि सारे विश्व में आज वुमेन डे बड़े स्नेह प्यार से मनाया जा रहा है। मातृशक्ति महान है। वुमन का अर्थ ही है, डब्ल्यू का अर्थ है वंडरफुल वाइफ, आदर्श पत्नी। ओ फॉर आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, एक अच्छे मित्र की तरह। एम फॉर मार्वलस डॉटर, एक अच्छी पुत्री की तरह। ए फॉर एडोरेबल सिस्टर, एक स्नेही बहन की तरह। तथा एन फॉर नरिशिंग मदर, माता के रूप में पालना करने वाली बहन, माता तथा वुमेन। आज सबको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत सम्मान दिया गया है, महत्व दिया गया है। संस्कृत में यस्ये पूजन्ते नार्यस्तु तस्ये रमन्ते देवता। जहाँ जहाँ जिस भी वर्ग में स्त्रियों का, बहनों का, माताओं का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। ऐसी ही हमारी भारतीय संस्कृति है। किंतु वर्तमान समय में जो हालात दिखाई देते हैं उसमें नारी का अपमान होता चला गया है। इसलिए इस विषय पे विचार विमर्श करना आवश्यक है। आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जब शुभ प्रारंभ हुआ, परमपिता शिव परमात्मा ने जब ब्रह्मा तन में ये ईश्वरीय ज्ञान देना शुरू किया और ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उस समय नारी की जो अवस्था थी वो आज से भी बदतर थी। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने नारी को तथा बहनों को, माताओं को इस ईश्वरीय सेवा का कलश देके बहनों को आगे बढ़ाया। आपको ये अच्छा लग रहा होगा कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहनों द्वारा संचालित है और लगभग 30,000 समर्पित बहनें, टीचर बहनें विश्व के 140 देशों में सेवाएं हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ये समझा है कि बहनों को आगे रखेंगे तो सम्मान होगा, बहनों को आगे रखेंगे तो देश की उन्नति होगी। मैं कुछ शब्द और कहना चाहूँगा बहनों, माताओं के लिए। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आश हो। हर जान का तुम ही हो आधार, नफरत की दुनिया की एकमात्र प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल आज का दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस मना लो। दुनिया की पहचान है और दुनिया पर एहसान है औरत। हर घर की जान है औरत। बेटी, माँ, बहन, भाभी बनकर घर घर की शान है औरत। ना समझो इसको तुम कमज़ोर कभी, ये है रिश्तों की डोर। मर्यादा और सम्मान की, मादा और सम्मान है औरत, मर्यादा और सम्मान है औरत। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस प्रांगण में।
और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज हम सबके बीच में माउंट आबू से परम आदरणीय डॉक्टर प्रेम बसंत जी हम सबके बीच में पधारे हुए हैं और आप सबको बहुत इस विषय में तथा आज बहनों के लिए एक विशेष कैंसर के विषय में भी कुछ प्रकाश डालेंगे। इससे पहले मैं निवेदन कर रहा हूँ, परम आदरणीय बहन कल्पना रहेजा जी एक सुंदर गीत गा के आप सबका मनोरंजन भी करेंगे, स्वागत भी करेंगे। आ जाएं प्लीज़। पहले तो सभी को महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई। अभी हम एक कार्यक्रम करके आए हैं महिला दिवस पर भी, तो मैं एक छोटा सा गीत। बापात मेरी यादों को सीने में समा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग ही सदा चलना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। हम आए शरण तेरी भरने अपनी झोली, हम आए शरण तेरी भरने अपनी झोली। जीवन मीठा करती तेरी दृष्टि और टोली। जीवन के पग पग में मेरे संग तू सदा चलना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। मैं चाहती हूँ एक बार सारी मैंने मेरे साथ बोलें, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, मुझे अपना बना लेना, बाबा मेरी यादों को सीने से लेना। बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन कल्पना जी।
परमात्मा की याद से आपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। मैं निवेदन कर रहा हूँ, राजयोगिनी तपस्विनी स्वयं सदा उमंग उत्साह में रह के अन्य आत्माओं को भी उमंग उत्साह दिलाने वाली परम आदरणीय बहन अनीता जी, सभी आए हुए मेहमानों का, बहनों का, माताओं का वेलकम करेंगे शब्दों के द्वारा। आदरणीय बहन अनीता जी। ओम शांति। प्यारे पिता परमात्मा के घर में आप सभी माताओं का, बहनों का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माताओं की महिमा हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं ने भी बहुत की है। इसलिए शास्त्रों के अंदर भी लिखा हुआ है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं, और जहाँ नारी का सम्मान नहीं है, पूजा नहीं है, उनको योग्य स्थान नहीं दिया गया है, उस घर में, उस परिवार में कहते पानी के घड़े भी खाली होते हैं। तो कितना उच्च स्थान माताओं का है। हमेशा याद करें, हम देवी देवताओं का नाम उच्चारण करते हैं तो हमेशा पहले नारी का नाम आता है और फिर नर का नाम आता है। श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीता राम। तो हमेशा नारी को स्थान सत्युग और त्रेता में दिया गया, ऊंचा स्थान दिया गया, आगे स्थान दिया गया। तो देखते हैं सत्युग और त्रेता के लिए क्या कहते हैं, वहाँ जीवन हर प्रकार से संपन्न जीवन था, संपूर्ण जीवन था। किसी भी प्रकार का अभाव जीवन के अंदर, दुख या कलह कलेश जीवन के अंदर नहीं थे। तो उच्च स्थान दिया गया, उच्च स्थिति के अंदर स्थित थी, तो वहाँ जीवन सुखमय जीवन था। हम अगर अपने उन गुणों का, आदि गुणों का चिंतन अपने मन के अंदर करें और अपने खोए हुए स्थान को फिर से हम कहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे गुण, बहुत सारी विशेषताएं माताओं बहनों के अंदर है। केवल ज़रूरत है अपने अंदर झांकने की, उनका चिंतन करने की, उनका सिमरन करने की। अगर हम अपने उन गुणों का, विशेषताओं का चिंतन करेंगे तो फिर से इस समाज के अंदर हम महिला सशक्तिकरण हम कहें फिर से ला सकते हैं। तो क्या विशेषताएं माताओं के अंदर हैं वो हम देखते हैं। परमात्मा पिता ने माताओं के अंदर स्नेह का गुण बहुत दिया है। उस स्नेह के गुण का चिंतन करने की आवश्यकता है। अपने उस सम्मान के अंदर एकाग्र होने की आवश्यकता है कि मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ, मैं स्नेही आत्मा हूँ। मुझे माँ बनकर सबकी प्यार से पालना करनी है, सबको प्यार से चलाना है। जीवन के अंदर कैसी भी कोई भी आत्मा मेरे सामने आए, प्यार से, पुचकार से उसको मुझे आगे बढ़ाना है, क्योंकि परमात्मा पिता ने स्नेह की शक्ति मेरे अंदर दी है। शायद उस आत्मा के अंदर स्नेह की शक्ति नहीं है, जिस कारण से आज वो स्नेह का भिखारी बन गया है। तो उससे भी मुझे प्यार देकर, स्नेह देकर के आगे बढ़ाना है। टकराना नहीं, लेकिन स्नेह प्यार से आगे चलाना है। दूसरा, माताओं के अंदर समाने की शक्ति बहुत है, और समाने की शक्ति का चिंतन करके
किसी की कोई भी कमी है, कोई भी अवगुण है या कोई भी बुराई है, उस कमी बुराई को मुझे अंदर में समा लेना है। जैसे हम अपने घर में, परिवार के अंदर हमेशा ये बात कहते हैं कि अपने बच्चे की बात है, इस बात को घर में ही संभालो, इस बात को अंदर में ही संभालो, इस बात को बाहर नहीं फैलने दो। टकराव वही है जहाँ पर बात फैलती है। अगर परिवार के अंदर किसी की बात को हम इधर उधर फैलाते हैं तो वह बात फैलने के कारण फिर यही आता है कि उसने ऐसा मेरे बारे में कहा, अब मैं भी उसको नीचा करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो वो बात जब सामने आती है तब अहंकार टकराता है। तो अच्छा यही है, समाने की शक्ति को जीवन में धारण करके हर बात को अंदर में समाते चले, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रख करके। सारा संसार ही हमारा परिवार है। किसी की कोई बात ऊंची है या नीची बात है, कोई बात नहीं, अपने ही परिवार का सदस्य है, अपने ही परिवार की एक आत्मा है, उसको भी हमें आगे बढ़ाना है। जैसे कोई अपाहिज होता है, कहीं रोड पर खड़ा है, आपने देखा कि उसे दिखाई नहीं दे रहा या ठीक से चला नहीं जा रहा और रोड क्रॉस करना है, तो हम क्या करते हैं, चलो आपको रोड मैं क्रॉस करवा देती हूँ, चलो आपको वहाँ तक मैं छोड़ करके आती हूँ। तो ये भावना हमारे मन में होती है। तो ऐसे ही कोई आत्मा किसी गुण के कारण अपाहिज है, किसी कारण से उसके व्यवहार के अंदर कहीं कोई टेढ़ापन, बांकापन या हम कहीं अंधापन उसके व्यवहार के अंदर है, कोई बात नहीं, इसको भी हमें आगे लेकर के चलना है, इसको भी आगे बढ़ाना है। ये भी मेरे ही परिवार का सदस्य है। ये शुभ भावना, ये शुभ कामना रख करके हम उस आत्मा को आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार से माताओं के अंदर परिवर्तन करने की शक्ति भी है। आप देखेंगे हमेशा कहा जाता है परिवार के अंदर पहले एक बेटी का रूप होता है, एक नारी का, फिर उसके बाद बड़ी होती है, बहन बनती है, पत्नी बनती है, कहीं और दूसरे रिलेशन उसके बनते हैं। वो अपना रूप बदलती जाती है, परिवर्तन करती जाती है। अभी माँ का पार्ट प्ले कर रही है, अभी बहन का पार्ट प्ले कर रही है, अभी पत्नी का पार्ट प्ले कर रही है, तो अभी कोई दूसरे रिलेशन का पार्ट प्ले कर रही है। तो पल पल वो अपने पार्ट के अंदर परिवर्तन लाती रहती है। तो परिवर्तन करने की बहुत बड़ी शक्ति माताओं के अंदर है। तो हम कहेंगे कि परिवर्तन शक्ति मेरे अंदर है, तो उस परिवर्तन शक्ति के आधार पर उसको मैं अपने संस्कार को इमर्ज करके उसको प्रत्यक्ष रूप में, प्रैक्टिकल रूप में लेकर के आऊँगी, तो हम अपने परिवार का, हम अपने समाज को एक नया रूप दे सकते हैं। जैसे हम कहें कि कोई लुहार है, लोहे का पुराना जंग खाया हुआ लोहा है उसके पास, उसको किसी न किसी केमिकल के अंदर डाल करके एक नया रूप या उसको गला करके एक नया रूप, एक सुंदर रूप दे देता है। एक जौहरी है, पुराना सोना है, उसको भी वो एक नए डिजाइन, नए माहौल के अंदर ढाल देता है, नया जेवर बना देता है। तो उसी प्रकार मैं भी अपने परिवार का जौहरी हूँ, मैं भी अपने परिवार को नया रूप देने वाली हूँ। तो ऐसा अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के उसको एक नया रूप दे। अपने परिवार को, कहीं अगर परिवार गलत तरफ जा रहा है तो उस परिवार को हम गलत तरफ जाने से बचाएंगे और उसे श्रेष्ठ संस्कार देकर के आगे बढ़ाएंगे। कहा जाता है कि नारी के अंदर दोनों पावर हैं। नारी चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो वो अपने घर को नरक भी बना सकती है। दोनों पावर हैं। नारी जैसा संस्कार देना चाहे
वैसा संस्कार अपने परिवार को, अपने बच्चों को दे सकती है। अगर श्रेष्ठ संस्कार उसके अंदर, खुद के अंदर होंगे और वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार देगी, तो ना केवल उसका घर सुधरेगा, उसके बच्चे जहाँ पर जाएंगे दूसरे परिवार को भी श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बन जाएंगे। तो अपनी जिम्मेवारी समझकर कि मुझे अपने परिवार को श्रेष्ठ संस्कार देना है, श्रेष्ठ चलन देनी है, श्रेष्ठ व्यवहार देना है, श्रेष्ठ माहौल देना है, अपने घर के वाइब्रेशन शांति के, खुशहाली के, पवित्रता के बनाने हैं। अगर हम ऐसा संकल्प अपने मन के अंदर रखेंगे तो सचमुच हम कहेंगे कि यही संस्कार हमारे फिर से इस दुनिया के अंदर माताओं के स्थान को, बहनों के स्थान को ऊंचा बनाएगा और हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन, महान जीवन बन जाएगा, पूज्य जीवन हमारा बन जाएगा। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज के दिवस की आप सभी को बहुत बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय अनीता बहन, आपने सब बहनों का सम्मान किया, सबका स्वागत किया तथा बहनों के प्रति बहुत शुभ भावनाएं रखी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, एक आदमी को अगर पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति ही शिक्षित होगा, लेकिन एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। ऐसा महात्मा जी ने हम सब के लिए लिखा है। तो आज का दिवस बहुत महान है। आज का ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, ये ब्रह्मा कुमारी के वुमेन विंग्स ऑफ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के तहत किया गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम सबके बीच परम आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी माउंट आबू से पधारे हुए हैं। डॉक्टर प्रेमचंद जी 1979 में आपने एमडी इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में की थी। तत्पश्चात 10 वर्ष तक यूएसए में सेवाएं देने के बाद गत 30 वर्ष से ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल में आप ऑनरेरी सर्विस दे रहे हैं। और स्थान स्थान पे, चाहे कोई मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट सेक्टर है तथा मेडिकल एसोसिएशंस हैं, एजुकेशन संस्थाएं हैं, ब्रह्मा कुमारी राजयोगा सेवा केंद्र हैं, लगभग आपने 10,000 प्रेजेंटेशन दी होंगी और हिसार में बहुत बार आप सबसे मिलन हुआ है। आज हम सबके बीच में आप बहुत अच्छे विचार सब बहनों के लिए, माताओं के लिए इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर जी, आज की इस सभा को शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त होना बहुत आवश्यक है। हम दीप जला के, कैंडल जला के आज के इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। और मंच पे उपस्थित साहिबान से निवेदन करूंगा कि वो उनके साथ सब सभा में आए हुए डॉक्टर शिखा सूरी जी, डॉक्टर कविता नारंग जी, डॉक्टर सुचित्रा जी, डॉक्टर मोनिका बांगा जी, डॉक्टर अमिका संध्या सदूजा जी, डॉक्टर मंजूला जी, डॉक्टर रितु बांगा जी, डॉक्टर श्यामा जी, डॉक्टर कुसुम मलिक जी तथा डॉक्टर आशा सेतिया जी। बहनों का ही प्रोग्राम है और बहनों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि मंच का जी ब्रह्मा कुमारी रमेश बहन सहित अनीता बहन, डॉक्टर प्रेमचंद जी, सभी
आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में सम्मिलित होंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे। सभी बैठे बैठे भी हम सब सम्मिलित हैं। आइए आइए। सभी चाहें तो इस कार्यक्रम को और शोभित करने के लिए अपने ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ। मैडम मिलेनियम पब्लिक स्कूल की मैडम टीचर भी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप मंच पे आए। सभी अपनी कैंडल जला के भी, मोबाइल की लाइट जला के भी इस सेरेमनी को मना सकते हैं। मिलेनियम स्कूल से मैडम आप भी मंच में आए। अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। आपको बुलाने आइए, आइए ना, आइए। हाँ, जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के एक बार फिर हम ताली बजा के आज के इस कार्यक्रम के सबको बधाई देंगे। पवित्र बन जाओ, बहुत बहुत सभी बहनों का जिन्होंने कैंडल सेरेमनी में सम्मिलित होकर आज के प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। परम आदरणीय डॉक्टर प्रेम बसंत जी हम सबके बीच में हैं। नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी बहनों को, माताओं को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि फीमेल ही, माताएं ही पहला जीवन शुरू करने के निमित्त बनती हैं। तो इसीलिए हम सब बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं सभी बहनों का, माताओं का, जिन्होंने कईयों को जीवन दिया। आज का जो सब्जेक्ट लिया है, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर पूरे वर्ल्ड में कॉमन होता जा रहा है। मैं कहूँ इस समय नंबर 1 फीमेल कैंसर है पूरे वर्ल्ड में। रूरल पॉपुलेशन में, अर्बन पॉपुलेशन में थोड़ा फर्क है, पर अर्बन पॉपुलेशन में ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। उसके कई कारण हैं, मैं जो धीरे धीरे बताऊंगा, और टोटल थोड़ा हेल्थ को लेते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि कैंसर का कारण केवल एक नहीं होता, मल्टीपल होते हैं, और उन मल्टीपल रीजंस को, कॉजेस को हमें समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन बीइंग का अर्थ ही होता है कि हम 2 पार्ट हैं, ह्यूमस यानी सॉइल और बीइंग मीन्स एनर्जी। ये एनर्जी हमारे इस ह्यूमस पार्ट से एक्ट करती रहती है। शरीर और वो चेतना दोनों साथ साथ काम करती है। दोनों का बैलेंस रहता है, चेतना और शरीर का, तो शरीर एक हार्मोनी में काम करता रहता है।
जब कभी भी ये हार्मोनी डिसहार्मोनी हो जाती है, बैलेंस खत्म होता है, तब शरीर के जो फंक्शन है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, डिस्टर्ब होते हैं और उसके कारण बीमारियां आती हैं। कई बीमारियां जो इस समय कॉमन है, पर्टिकुलरली कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, ये डिप्रेशन, ये सब कॉमन है। कैंसर भी अब कॉमन होता जा रहा है। हमारी कंट्री के अलग अलग प्रांत में अलग अलग टाइप के कैंसर रहते हैं और ये डिपेंड करता है कि उस राज्य में खाने की हैबिट, लाइफ स्टाइल क्या है और उससे वो जुड़ा रहता है। जो फर्स्ट डेफिनेशन मेरे को अच्छी लगती है हमेशा, टोटल जो डिफाइन करती है और जो टोटल इम्यून सिस्टम को भी गवर्न करती है, वो है इल। इल का अर्थ है आई लैक लव। जो मैंने क्लोजली वॉच किया, देखा कि पहला जो फैक्टर है जो म्यूटेशन लाता है वो है अनलव्ड और लव्ड। इसीलिए इल का अर्थ हुआ आई लैक लव। जब हम खुद से खुद को नहीं देखते हैं, खुद से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद से शेयरिंग नहीं करते हैं, दूसरों से शेयरिंग नहीं करते हैं, मेरी पर्सनालिटी अंदर ही अंदर है, सप्रेस करता रहता हूँ, इमोशनल आउटलेट नहीं है, तो बीमारियाँ शुरू होती है। वो कोई भी बीमारी शुरू हो सकती है और उसमें पर्टिकुलरली कैंसर में मैंने देखा पहला फैक्टर रहता है कहीं ना कहीं वो इमोशनल आउटलेट नहीं है। पर्टिकुलरली फीमेल कैंसर में ये होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कैरेक्टर है, अगर हमें कोई भी बीमारी को ठीक करना है, खुद से खुद को देखो, खुद से प्यार करो और वो खुशी खुद को दो। हैप्पीनेस सबसे बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अगर हमारे अंदर जो अंदर की खुशी रहती है, आत्मा की खुशी रहती है, तो वो कई तरह के रोग को ठीक करती है। शरीर में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं क्योंकि टॉक्सिन भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लाते हैं, टॉक्सिन भी म्यूटेशन करते हैं। टॉक्सिन 3 चीज़ों से बनते हैं। एक है डाइट, खाना, दूसरा है वातावरण, इन्वायरमेंट, और तीसरा है हमारी फीलिंग एंड इमोशन। जो लोग ऐसे वातावरण में काम करते हैं, इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ केमिकल्स ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो वहाँ कैंसर्स ज़्यादा होते हैं। पर्टिकुलरली लंग कैंसर्स उन एरिया में ज़्यादा रहते हैं। जहाँ रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा रहता है वहाँ भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। और पर्टिकुलरली मैं कहूँ पहला कैंसर जो आइडेंटिफाई हुआ था बोन कैंसर का, वो प्लेटिनम जो व्यक्ति घड़ी पहनकर चला था उसी में ही वो बोन कैंसर स्टार्ट हुआ था। रेडिएशन का अर्थ है कि जो वातावरण में नॉन और अननोन अल्ट्रावायलेट वेव्स आ रही हैं वो भी शरीर के जेनेटिक स्ट्रक्चर को डैमेज करती है। इसीलिए जरूरी है हम विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी इन्वेस्टिगेशन, चाहे स्कैनिंग है, कोई भी स्कैनिंग, सोनोग्राफी है, MRI है, पैट स्कैन है, CT स्कैन है, अपनी मर्जी से न कराएं। एक्सरे चेस्ट है, अपनी मर्जी से न कराएं, क्योंकि ये सब नॉन और अननोन रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देते हैं। चाहे उनमें कम मात्रा हो, पर स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन अगर हम बिना कारण से इन्वेस्टिगेशन कराते जाते हैं तो वो भी एक कारण होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है
डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई भी इन्वेस्टिगेशन बिना कारण से न कराएं, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखा, जो लोग खुद ही अपने आप चले जाते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। बॉडी में 50 to 75 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर सेल में करंट है, 1.4 वोल्टेज अंदर बाहर पॉजिटिव नेगेटिव करंट है, और हम सब इन सेल्स के कारण वेव्स हैं, और हमारी वेव्स वाइब्रेशन कंटिन्यूअस निकलते रहते हैं। मैं सामने देख रहा हूँ, ये झूमर लटका हुआ है, ऑलमोस्ट डीएनए की तरह दिख रहा है। डीएनए भी ऐसा ही रहता है, वो भी फिगर ऑफ 8 रहता है। हमारे अंदर जीन्स हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो हर एक के अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर रहता है, वो अपनी फैमिली के अनुसार जीन्स लेता है। क्रोमोसोम्स रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। अब खास बात समझना है कि जीन्स डेस्टिनी नहीं है। ये एक बहुत अच्छा अब नया कंसेप्ट आया है इपीजेनेटिक्स का। इपीजेनेटिक्स का अर्थ है कि जीन्स के ऊपर भी कुछ चीज है। जीन्स को कौन मैसेज दे रहा है, उसको कहते हैं इपीजेनेटिक्स। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, मैं धीरे धीरे इसकी डेप्थ में जाऊंगा। जीन्स रीमॉडल होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होते हैं? खाने से, स्ट्रेस से, इन्वायरमेंट से चेंज होते रहते हैं, पर उनका जो ब्लूप्रिंट है वो सेम रहता है। जो प्रोग्रामिंग वो लेकर आए वो सेम रहता है, पर जेनेटिक रीमॉड्यूलेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है, और उनमें स्ट्रेस है, न्यूट्रिशन है, और हमारे अनुभव हैं। अगर हमारे पॉजिटिव अनुभव हैं, उन्हीं की मेमोरी डाटा हमारा अच्छा है, तो वो अच्छे चलते हैं। चाहे बीमारी के जीन्स लेके आया हूँ, पर अगर वो अच्छे मेरे अनुभव रहते हैं, खुशी रहती है, स्ट्रेस कम रहता है, तो वो जीन बीमारी पैदा नहीं करेगा। हर नेगेटिव जीन बीमारी पैदा नहीं करता। जैसा इसमें बताया डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने कि 1% बीमारी का कारण जेनेटिक है, 99% हम खुद हैं। ये हमें सीखना पड़ेगा कि 99% बीमारी का कारण मैं खुद हूं। इसीलिए आजकल जो पूरा गेम आ रहा है, उसमें डॉक्टर की मेन सलाह यही रहती है, लाइफ स्टाइल चेंज करो, लाइफ स्टाइल चेंज करो। दवाइयाँ तो ठीक है, उनका रोल है, पर जो 1/3 हीलिंग हमारे अंदर अपने आप नेचुरल होती है, उसको हम एक्टिवेट करें, और हमारे लाइफ स्टाइल में जो भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनको ठीक करें। ये मेजर कारण है जो कहीं भी बीमारी में फिट होते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी बनी रहती है, पर जो मेन है इसमें फैक्टर, जो बीमारी का कारण बनता है, वो है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस अब लीडिंग कॉज है कोई भी बीमारी का, इंक्लूडिंग हमारा कैंसर भी। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ जो हमें अब अपने में ठीक करना है, वो भावनात्मक तनाव, उसके बहुत डिटेल हैं, इमोशनल स्ट्रेस के, उसको हमें ठीक करना है। और ये देखा गया कि जिन लोगों के कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, संबंध अच्छे रहते हैं, रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं,
इजी रहते हैं, सिंपल रहते हैं, उनमें बीमारी के चांसेस कम रहते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है, हेल्थ उनकी अच्छी रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक नर्व चलती है ब्रेन से लेके शरीर के कई ऑर्गन्स में, उसको वैगस नर्व करते हैं, और ये नर्व पूरे बॉडी के कई ऑर्गन्स को सप्लाई करती है और इसका मेन रोल रहता है पूरे शरीर की रिदम को मेंटेन करना। अगर ये रिदम डिस्टर्ब होती है तो प्रॉब्लम शुरू होते हैं। उस दिन भी मैंने कहा हार्ट अटैक का एक डायरेक्ट कारण ये डिस्टर्ब वैगस नर्व की हार्मोनी से होता है, तो इसको हमें ठीक रखना पड़ता है। और आप देख रहे हैं इसमें बताया लव, केयर, पॉजिटिविटी, गिविंग, जो अनीता बहन भी बहुत अच्छा बता रही थी कि कैसे हम जब देते रहते हैं और एक मदर हमेशा देती रहती है तो वो गिविंग जो रहता है बॉडी की एनर्जी को फ्लो करता है। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, whatever is flexible and flowing that will grow naturally। जो चीज फ्लेक्सिबल है, फ्लो कर रही है, वो बढ़ती है। जो चीज रिजिड है, ब्लॉक है, वो विदर और खत्म होती है। तो पहला नेचर मैंने बताया हीलिंग का, लव। दूसरा है फ्लो। लव का क्या अर्थ है? अपने से बात की, हाथ उठाएं और अपने को कहें बहुत अच्छा हूं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, सब अच्छा है। शरीर को पॉजिटिव वाइब्रेशन दो। लव का अर्थ है मैं अपने को देख रहा हूं। आज सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूं, प्री ऑक्यूपाइड माइंड के कारण, प्री ऑक्यूपाइड माइंड के कारण ये चीज खत्म हो गई। हम अपने को देखना बंद कर दिया और भाग रहे हैं। लोगों को लगता है मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, सब चलती है। अगर शमशान में जाएं, देखें कितनी कब्र लगी हुई है, ये वही लोग हैं। यहाँ पर कितना नॉलेज छुप गया। सबसे बड़ा इंटेलिजेंस नॉलेज देखें तो कब्रगाह में होता है, जो वहाँ चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे बिना भी दुनिया चलती है। पर पहली केयर हमें खुद देना है। फ्लाइट में भी जब जाते हैं अनाउंस करते हैं जब प्रेशर कम होगा, मास नीचे आएगा, पहले आप अपने को लगाओ, फिर दूसरे को लगाने में हेल्प करो। तो पहली चीज ही है सेल्फ मास्टरी। जब तक मैं अपने ऊपर मास्टर नहीं हूं तो आगे नहीं बढ़ सकता। और आप देख रहे हैं जब हम अपने को खुद केयर करते हैं, अच्छी तरह बात करते हैं, मैं भी करता हूं, मैं खुलकर अपने से बात करता हूं, कुछ भी करते हुए खुल से बात करता हूं। मेरा सीक्रेट ही ये है। तीनों चीजें बढ़ गई, डोपामिन बढ़ गया, सेरोटोनिन बढ़ गया, ऑक्सीटोसिन बढ़ गया। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कैंसर से प्रोटेक्ट करता है, और अगर ये डिस्टर्ब होता है तो कैंसर आता है। तो ऑक्सीटोसिन तब बढ़ता है जब हम अपनी केयर करें। अब पहला 1 घंटा, मैं तो हमेशा कहता हूं 1 घंटा खुद को देना ही चाहिए। मैं अपनी बहनों को भी कहता हूं 1 घंटा खुद को दो और उस 1 घंटे में अपनी केयर करो। चाहे वो वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है, ब्रीदिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने को पॉजिटिव वाइब्रेशन दो। बैठ जाओ, आराम से उसको एंजॉय करो। चाय पीते पीते भी अपने को एंजॉय करो, नेचर को देखो, और वो नेचर भी हमें एलिमेंट्स देता है। दूसरा फैक्टर है कभी भी अपने में किसी तरीके का गिल्ट नहीं आए। गिल्ट का अर्थ होता है
मैं पापी हूं, आई एम नॉट सिंफुल, मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं कभी भी अपने किसी कारण से अपने में हीनता की भावना, इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं लाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और पूरी साइकोलॉजी का ये ट्रेड सीक्रेट है। अगर इंफीरिटी आ गई, आई एम नॉट ओके, प्रॉब्लम शुरू, फिर कुछ भी नहीं कर सकते। जितने भी काउंसलिंग होती है उसमें इंपॉर्टेंट है अपनी सेल्फ वर्थ को मेंटेन करें। पूरी साइकोलॉजी घूम के आती है हाउ यू आर फीलिंग इट। फिर से हाथ उठाएं। मैं अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानता हूं। आई एम वर्दी, मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत है। आई एम नीडेड, आई एम नीडेड। प्रकृति ने मेरे को भेजा है किसी खास काम के लिए, और वो जो खास काम है, मिशन है, मेरे अंदर है, और उसको कभी खत्म ना करें। किसी भी कारण से अपने में गिल्ट नहीं आए। गिल्ट आ गया तो कोई उसका सॉल्यूशन नहीं, बीमारी आएगी आएगी, और हार्मोन स्ट्रक्चर हमारे डिस्टर्ब होंगे होंगे होंगे। ये मेरे कई हजारों पेशेंट का मेरा उनसे डिस्कशन रहता है। जब वो आते हैं बीमारी या कैंसर लेकर, पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 साल पहले क्या हुआ था, 2 साल पहले क्या हुआ था, 3 साल पहले क्या हुआ था तेरे साथ? 3 साल पहले मैं ठीक था, फिर क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजिकल कारण बाहर आ जाता है। मेरा काम केवल रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी के लिए एडवाइस नहीं करना है। मेरे को उनके रूट में से निकालना है कि क्या कारण था जो सेल्स मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, और अगर वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ठीक करते हैं, तो बीमारी भी ठीक होती है। तो मेन चीज है अपनी वर्थ को, अपने सम्मान को कभी भी कम ना करें। जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अपने को समझिए कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, परमात्मा की संतान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, पावरफुल हूं। तब जाके शरीर में चेतना जागृत होगी। अगर वही जिंदगी जी रहे हैं, रोज उठ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, वो तो सभी कर रहे हैं, पर कुछ खास रोज सुबह उठकर अपने को कहना है। इसीलिए गॉड का 3 शब्द है, GOD। गॉड का पहला जी है जनरेटर। जनरेटर का अर्थ है सुबह एनर्जी पैदा करो। सुबह उठकर अपने में एनर्जी पैदा करो। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन मुझे बहुत कुछ करना है। ऑपरेट करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, उसी एनर्जी से उस खेल को खेलो। और रात को डिलीट करो। जो कुछ नेगेटिव हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा, उसको अगले दिन के लिए मत ले जाओ। अब वो फाइल अगले दिन ले जाऊंगा तो भारी होता जाऊंगा, भारी होता जाऊंगा, और डिप्रेशन आएगा। और डिप्रेशन आया तो बीमारी आई की आई। क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था, डिप्रेशन विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन नेक्स्ट 2 to 3 years। अगर हमने अपने को एम्पावर नहीं किया तो अपनी वर्थ को कभी भी कम नहीं करना। और सबसे अच्छा उपाय है इसका, कोई भी बीमारी को ठीक करने का, वो है ह्यूमर। ह्यूमर का अर्थ होता है खुशी। नॉर्मन कजिन एक जर्नलिस्ट थे, अमेरिका से रशिया गए, स्ट्रेस हुआ, उनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ। डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं कर सकते। वो अपने कमरे में गए होटल के, चार्ली चैपलिन, लॉरेन हार्डी की मूवीज देखना शुरू की। 45 मिनट तक रोज हंसते थे, उनकी बीमारी ठीक हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ह्यूमर। ह्यूमर इज ए फिजियोलॉजी, सीरियसनेस इज ए पैथोलॉजी। जितना हम हल्के रहते हैं, इजी रहते हैं, हर चीज को ठीक पॉजिटिव हैंडल करते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन हमारे कम रिलीज होते हैं। सीक्रेट क्या है? जब मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ, स्ट्रेस हार्मोन निकल रहा है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के दोनों साइड हैं और वो छोड़ती हैं।
और वो जब छोड़ती हैं, अगर कुछ काम नहीं है तो वो डैमेज करेगी, हमारी इम्यूनिटी लो होगी ही होगी। और पूरा खेल शरीर का इम्यूनिटी पर डिपेंड है। अगर मेरी इम्यूनिटी ठीक है, रेजिस्टेंस पावर ठीक है, तो कैंसर भी नहीं होता। कैंसर तभी होता है जब हमारी इम्यूनिटी लो होना शुरू होती है। कोई भी बीमारी, चाहे टीबी हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो, टाइफाइड हो, इम्यूनिटी लो हुई, बीमारी आए। और उसका सबसे इजी तरीका है, जब बीमारी आए समझ लेना मैं कहीं ना कहीं सीरियस हूं, और उसको ठीक करना है तो क्या करें? खुलकर हंसे। हाँ, देखो कैसे खुलकर हंसते हैं। हाँ, बैठे बैठे ही करना। अभी मैं ये वाला नहीं करा रहा हूं, मेरे को दूसरे पे टॉपिक पे आना। कैंसर। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर कई जो ग्रुप ऑफ डिजीजेस, यानी कैंसर कहीं भी हो सकता है। शरीर का कोई भी ऑर्गन सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है। ये ग्रोथ है, अनकंट्रोल ग्रोथ। जो कोशिकाएं हैं, मल्टीप्लिकेशन करती हैं, सेल्स हैं, वो बिना कारण से मल्टीप्लाई करने लगते हैं और गठान और या लंप बनाते हैं। अनकंट्रोल ग्रोथ। जनरली कोशिकाएं बनती है, खत्म होती है, शरीर से बाहर आती, ये नॉर्मल चलता रहता है। पर इसमें क्या हो रहा है? कोशिकाएं मल्टीप्लाई करने लगी बिना कारण से, अनकंट्रोल ग्रोथ। और इसमें सबसे आज जो हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर पर। इंडिया में हर साल 1,62,000 से करीब ये ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में होता है। हमारे शहरों में 1 in 60 है, गांव में 1 in 22 है। ऑलमोस्ट ब्रेस्ट कैंसर 14% कैंसर को कंट्रीब्यूट करता है, और वन ऑफ द टॉप मोस्ट फर्स्ट फीमेल कैंसर हो गया। किसी समय सर्वाइकल कैंसर था, अब ब्रेस्ट कैंसर आगे बढ़ता जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट की लाइनिंग से होता है, डक्ट से होता है और ग्लैंडुलर टिश्यू से होता है। अलग अलग रहता है, पर मोस्ट कॉमन रहता है डक्ट से। इसीलिए इसको कई तरह के नाम दिए। मेजॉरिटी लंप जो गठान होती है ब्रेस्ट में, 80% जरूरी नहीं है कि हर गठान कैंसर है। हर गठान कैंसर नहीं होती, उसको कहते हैं बिनाइन। जो कैंसर नहीं है उसको बिनाइन कहते हैं। तो मोस्ट ब्रेस्ट लम्प्स आर बिनाइन। मेजॉरिटी वो देखना पड़ता है, फील करना पड़ता है कि उसकी टेक्सचर क्या है। और कई फाइब्रोएडिनोमा रहते हैं जो यंग गर्ल्स में आते हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स आते हैं, पीरियड के समय बढ़ते हैं। ओनली 1 in 10 ब्रेस्ट कैंसर आर लिंक्ड विथ नॉन एबनॉर्मल जीन्स। अब ये खास बात है, क्योंकि ज़्यादातर कहते हैं कि मेरे मदर फादर में था, कुछ था, मदर में था। डेफिनेटली जेनेटिक ट्रांसफ़र होते हैं, जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, और उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसकी फैमिली में मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ओवेरियन हुआ, तो उस डॉटर को भी होने के चांसेस रहते हैं। पर जरूरी नहीं, ओनली 1 in 10। बाकी 90% ब्रेस्ट कैंसर डेवलप फ्रॉम एक्वायर्ड जेनेटिक चेंजेस। 10% केवल हेरिडिटरी हो सकता है, अगर उसने वो एबनॉर्मल जीन लेकर आई है। बाकी 90% होता है जो लाइफ वो जी रहे हैं उसके कारण जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, वो हमें चेंज करना है। तो 90% ब्रेस्ट कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं जो एक्वायर्ड करे हमने गलत लाइफ स्टाइल से, और ओनली 10% लेकर आए हैं।
उसमें भी अगर जेनेटिक मैचिंग कराया और हमें पहले ही पता लग गया कि मैं जीन्स लेकर आई हूँ, तो उसमें भी हम अच्छी तरह से अगर जीते हैं तो वो भी नहीं होगा। अब कई तरह के जीन्स रहते हैं, ऑन्को जीन्स रहते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन रहते हैं, डीएनए रिपेयर जीन रहते हैं, ये तरह तरह के जेनेटिक स्ट्रक्चर है। मेन खेल रहता है कैंसर का कंटिन्यूअस इरिटेशन, और दूसरा रहता है इन्फ्लेमेशन। ये दो मेन कारण रहते हैं, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन। इरिटेशन का अर्थ है मैंने तंबाकू लेकर यहां रख दी, कंटिन्यूअस रख दी, घंटों रख दी, सिगरेट ले रहा हूं कंटिन्यूअसली, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट करेगी, इन्फ्लेमेशन करेगी, तो वो एक मेजर कारण रहता है। दूसरा रहता है जेनेटिक म्यूटेशन। जीन्स में म्यूटेशन आता है किसी भी कारण से, तो वो भी हमारे कैंसर के चांसेस बढ़ा देती है। अब रिस्क फैक्टर क्या है, किनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं? पहला, जो मैरिज नहीं करते, नली पैरस, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, बच्चे पैदा नहीं किए, अनमैरिड हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए पहला हॉस्पिटल जो बना बॉम्बे में, जमशेद जी टाटा ने बनवाया था, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, क्योंकि उनके परिवार वाले लेडी को ही हुआ और उन्होंने टाटा हॉस्पिटल बनाया, इंडिया का पहला बहुत बड़ा हॉस्पिटल जो आज भी लीडिंग हॉस्पिटल है कैंसर में। तो अनमैरिड या शादी लेट कर रहे हैं, शादी लेट, ये मैं खाली कह रहा हूं रिस्क फैक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनसे कैंसर होगा, पर ये नॉन फैक्टर हैं जो कैंसर को कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं कारण बताऊंगा। तो पहला हो गया नली पैरस, यानी मैरिज लेट कर रहे हैं, बच्चा नहीं है। दूसरा है पीरियड्स जल्दी शुरू हो गए, जो पीरियड शुरू होने थे, प्यूबर्टी शुरू होनी थी 12 साल में ही शुरू हो गई। तीसरा है बच्चे को लेट चाइल्ड बर्थ, यानी 35 साल 40 साल। चौथा है लेट मीनोपॉज, यानी पीरियड बंद होने का समय लेट है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को लाने में मदद करते हैं। पर फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये फैक्टर काम करें या न करें, पर ये टोटल स्टडी फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूं। फैमिली हिस्ट्री, जिनके परिवार में कोई कैंसर की हिस्ट्री है उनमें चांसेस रहते हैं। कोई भी बायोप्सी की हुई हो पहले ब्रेस्ट में, उसमें भी चांसेस रहते हैं। ये कई तरह के ब्रेस्ट के चेंजेस होते हैं। हाइपरप्लेजिया रहता है, जो पैथोलॉजिस्ट है वो देखता है, और हाइपरप्लेजिया की अगर ग्रेड ज़्यादा है तो उन लोगों को सावधान किया जाता है, उनका बार बार एग्जामिन किया जाता है। वजन बढ़ना, ओबेसिटी, मैंने उस दिन भी कहा था कि ओबेसिटी, पेट के ऊपर वजन बढ़ना, ये एक मेजर कारण बन सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब वजन बढ़े उसको ठीक करें, टेंशन नहीं लें, स्ट्रेस नहीं लें, पर उसको ठीक करने की कोशिश करें। खाने के डाइटरी फैक्टर, फैट बहुत खाता हूं, सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन, शुगर, सैचुरेटेड फैट अगर मिल जाता है तो वो कई तरह के फ्री रेडिकल्स बनाता है और नुकसान। अल्कोहल, स्मोकिंग, रेडिएशन, जो मैंने पहले ही बताया कि बार बार रेडिएशन, सनलाइट भी बहुत कभी कभी कई तरह के स्किन कैंसर पैदा करती। ब्रेस्ट फीडिंग, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
बहुत जरूरी है माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करना, और अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है तो चांसेस उसके बढ़ते हैं। और लास्ट में है स्ट्रेस, तनाव, जो मेजर फैक्टर है कोई भी बीमारी में। अब इमोशनल स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है, मेजर प्लेयर है। और क्योंकि वो क्यों मेजर प्लेयर है, स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में आते हैं, एड्रेनलिन आता है, स्टेरॉइड आते हैं, और अगर वो बार बार रिलीज हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेल्स को डैमेज करते हैं। मैं कहूँगा ये मेजर खेल है इमोशनल स्ट्रेस का। इसीलिए हमें बहुत अच्छी तरह अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल को जीना पड़ेगा, क्योंकि 2022 के बाद और स्ट्रेस बढ़ेंगी, पर उन स्ट्रेस को हमें हैंडल करना आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई चॉइस नहीं है कि उनको हम नहीं सिखाएं, केवल पढ़ाई पढ़ाएं, एजुकेशन पढ़ाएं। वो एक बात है, मैंने उस दिन भी कहा था IQ केवल 20% सक्सेस देता है, EQ 80% सक्सेस देता है। तो IQ के साथ उसको EQ भी सिखाना पड़ेगा कि कैसे अपने को वो हैंडल करें। SQ भी आना पड़ेगा कि कैसे अपने को शांत करें, कैसे बीच बीच में कट ऑफ करें। काम करते हुए अपने को कट ऑफ करना ये सबसे इम्पोर्टेंट गेम है। चाहे 1 सेकंड के लिए मैं कट ऑफ कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए कर रहा हूँ, 10 मिनट के लिए कट ऑफ कर रहा हूँ, करो। मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा कई बैंक्स में, ITs में, उन लोगों ने रूम बना रखे हैं बैंक के ऊपर ही, उसमें 12 से 1 या जो भी 1 घंटा उनको चाहिए उनको छोड़ दिया जाओ, उसमें जो करना है करो, एक्सरसाइज करो, और वो काम के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। उनका ये कहना है इनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, और वो कंपलसरी है। उनको छुट्टी भी दी जाती है, छुट्टी लो जो तुम्हारी छुट्टी है, पर हम एक सर्कल में घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो हमारा कंटिन्यूअस ये सिक्रीशन एड्रेनलिन का चलता रहता है, स्टेरॉइड का चलता रहता है, टक 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 टक। चाहे घर में हो चाहे वर्क प्लेस पर हो, हमें सीखना पड़ेगा। सुदेश बहन 2 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। एक्सरसाइज से हमारा कॉन्शियस माइंड ब्लॉक हो गया, अब हमें सबकॉन्शियस माइंड में जाना है, तो अब हम एकदम सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। अब सभी आप सब अपने अंदर की चेतना को जागृत करें। बाहरी सब बातों से अब अपने अंतर मन की तरफ चले और अपने अंतर मन को उस परम पिता परमात्मा से जोड़े जो सर्वशक्तिवान है, जिसकी शक्तियां सभी अवगुणों और सब बीमारियों को खत्म करने में एकमात्र उपाय है। सच्चे मन से सब उस परमात्मा का ध्यान करें, अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा समझकर माथे
माथे के बीच में अपना सारा ध्यान केंद्रित करें। लाइट हो जाएं। और विश्व ऑलमाइटी अथॉरिटी, शक्तिशाली सत्ता, परम पिता परमात्मा की छत्र छाया अपने ऊपर महसूस करें। सूर्य की किरणों की तरह उस सर्वशक्तिवान की लाइट की किरणें, पवित्रता की किरणें अपने ऊपर आता हुआ महसूस करें। एकदम हल्के हो जाएं और उस सर्वशक्तिवान की पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति को अपने अंतर मन में महसूस करें। अपने ऑरा को शक्तिशाली बनाएं। तरीके की नेगेटिविटी से अपने आप को मुक्त कर दें। अपने आप को भरें उन सर्व शक्तियों से और ये महसूस करें कि वो शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समाकर धीरे धीरे शरीर के हर एक अंग में, हर एक सेल तक शांति, पवित्रता और शक्तियों की शक्तिशाली किरणें हर एक सेल को जैसे रीजनरेट कर रही है। शरीर का एक एक अंग कमल के फूल की तरह खिल रहा है। इतना पॉजिटिव, पवित्र और शांत अपने आप को महसूस करें। परमात्मा की सर्व शक्तियों का आनंद ले। बाहर की सारी दुनिया से आनंदकारी सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की किरणें हैं।
वो हमारा पिता है और हम उनकी ब्लेसिंग्स के नीचे बॉडी का एक एक सेल चार्ज हो रहा है। और वही पवित्रता, वही शांति, वही शक्ति शरीर के रोम रोम से निकलकर चारों तरफ वातावरण में फैल रही है और वातावरण बहुत शक्तिशाली बन रहा है। इसी स्थिति में स्थित रहें। तो अभी तक हमने समझा डेफिनेटली कुछ डैमेज जीन्स हम लेकर आते हैं हेरिडिटरी, पर 90% है एक्वायर्ड, जो बाहर से हम डैमेज करते हैं अपने को। 10% वो है, 90% ये है। हमारा मेन मुद्दा है कि वो 90% को ठीक करें, 10% को काउंसलिंग से ठीक करेंगे। अब इसके सिम्टम क्या है? पहला और मेजर सिम्टम इसका यही रहता है गठान, लंप। ज्यादातर ये लंप पेनलेस रहता है, दर्द नहीं होता है। पेनलेस लंप ज्यादा कैंसर होने का चांसेस रहता है। दूसरा रहता है सूजन आना, ब्रेस्ट में सूजन आना, हेवीनेस फील करना, लाल रेडनेस आते जाना, निपल का रिट्रैक्शन होना अंदर की तरफ, स्किन थिक हो जाती है, शेप में चेंज आता है। ये मेजर सिम्टम है। डिस्चार्ज कभी कभी होता है। ये कभी भी कुछ अलग सिम्टम आ रहे हैं तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करें। टोटल अगर कैंसर का देखें सिम्टम ओवरऑल,
जरूरी नहीं कि ये सिम्टम है। कोई भी घाव जो भर नहीं रहा है, गठान, लंप, खांसी बार बार बनी रहती है, परसिस्टेंट रहती है, ब्लीडिंग किसी भी एरिया से कंटिन्यूस बनी हुई है, आवाज में चेंज आ रहा है, मोल में कलर चेंज हो रहा है, तो ये सब दिखाते हैं कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, खाना निगलने में तकलीफ हो रही है। तो ये 7 और 8 सिम्टम रहते हैं। हम वेट न करें और चेकअप कराएं। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसमें सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, इंजेक्शन और रेडिएशन है। अब ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में हम गए हैं। जितना हमारी स्टेज लंप की छोटी होती है उतना क्यूरेबल है। अगर 0 या 1 स्टेज है, 2 सेंटीमीटर से कम लंप है, फैला हुआ नहीं है, तो ये क्यूरेबल है 100%। पर जब ये बढ़ता जाता है, फिक्स होता जाता है, फैलता है, गठान एक्जिला में आ जाती, ऊपर आती, कहीं और जगह फैल गया जिसको कहते हैं मेटास्टेसिस, तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, चांसेस ठीक होने के थोड़े कम होते हैं। दूसरा होता है कीमोथेरेपी, जिसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं, और रेडिएशन है, लीनियर एक्सलेटर से रेडिएशन दिया जाता है। इम्यूनोथेरेपी भी है, ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोन थेरेपी भी है। जब वो सर्जरी करते हैं वो रिसेप्टर देखते हैं, हार्मोन पॉजिटिव है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो उसमें हार्मोन थेरेपी भी देते हैं। ट्रीटमेंट वेरी करता है कि कौन सी स्टेज में आए हैं और क्या है। हर पेशेंट के लिए ये जरूरी है कि ट्रीटमेंट अलग अलग प्लान करना। अब मेन मुद्दा आता प्रिवेंशन का। सबसे सिंपल तरीका है, पहले तो ब्रेस्ट एग्जामिन हर एक को सीखना पड़ेगा। खुद ही एक हाथ ऊपर करके नहाते समय भी हम फिंगर्स के द्वारा फील करें कोई गठान तो नहीं है। लेफ्ट और राइट दोनों करें, दोनों को, और महीने की 1 तारीख फिक्स कर लें और उसी तारीख को हर महीने उसको एग्जामिन करें। कभी भी लगता है कि कोई गठान है तो एकदम कंसल्ट करें डॉक्टर का, क्योंकि फिर वो मेमोग्राम कराएगा, अल्ट्रासाउंड कराएगा, जो इसका पहला टेस्ट होता है मेमोग्राम, और उसी समय अल्ट्रासाउंड करते हैं ब्रेस्ट का, और फिर वो गठान का पूरा देखते हैं और उसके अनुसार डायग्नोसिस बनता है। फिर बायोप्सी, सर्जरी के बाद जो रिपोर्ट आती है, पैथोलॉजिस्ट जो रिपोर्ट देता है, उसके अनुसार ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। मेन इसमें यही रहता है कि जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट आती है उसके ऊपर ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी बहुत अगर कुछ डाउटफुल होता है तो एफएनएसी, निडल एस्पिरेशन, साइटोलॉजी की जाती है, पर उसको रीड करने के लिए करेक्ट अच्छे एक्सपर्ट होना चाहिए। वो जरूरी नहीं कि पूरी पढ़ पाए, तो इसलिए वेरी करता है वो टेस्ट। कुछ ऐसे जीन रहते हैं, अगर हमने हेरिडिटरी पेरेंट्स से लिया है, मदर से लिया है, उनको भी 1 और 2 कहते हैं, डैमेज जीन अगर लेकर आए हैं तो वो जेनेटिक काउंसलिंग भी की जाती है और उसके अनुसार फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। कई लोग आजकल प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टोमी भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन उनका एस्ट्रोपैथ क्या आ रहा है, जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है। कभी कभी ओवरीज को निकाला जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है। हार्मोन का पूरा खेल चलता है, पिट्यूटरी से लेकर यूट्रस, ओवरी तक। अगर एस्ट्रोजन डोमिनेंट फैक्टर आ रहा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए उसको कम करने के लिए
ऊफ्रेक्टोमी, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल कम हो, वो डिपेंड करता है। फिर कुछ गोलियां दी जाती है जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं, तो उनमें टैबलेट भी दी जाती है। मेन है हेल्दी डाइट खाएं, एक्सरसाइज करें, वजन को ठीक रखें। और अगर कोई डॉक्टर आपको हार्मोन थेरेपी दे रहा है, जरूर है उससे डायलॉग करें, डिस्कस करें और बात करें, क्योंकि अगर कंटिन्यूस बिना कारण से अगर वो चल रहा है तो वो डिस्कशन जरूरी है। हार्मोन्स जो दे रहा है वो भी ट्रिगर फैक्टर बन सकते हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कहीं भी अटक रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं आगे नहीं जा रहा हूं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। थीसिस अभी रिसर्च काफी चल रही हैं, कई फैक्टर नहीं मालूम है। अब काफी फैक्टर पता लग गए जब से जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक मैपिंग कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर जीन्स को पकड़ते हैं और वो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर डैमेज जीन है, फैमिली हिस्ट्री है, तो प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी भी करते हैं, पर वो बहुत प्रॉपर तरीके से जाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। अगर ब्रेस्ट में हाइपरप्लेजिया है, किस तरह का है, डिस्प्लेजिया है, वो पैथोलॉजिस्ट बोलेगा और उसके अनुसार। हाँ, अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मेन फोकस हम करें, वजन को ठीक रखें, डाइट में परिवर्तन लाएं, स्ट्रेस को कम करें, मिनिमाइज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं जीरो स्ट्रेस, कम से कम करें। अनवांटेड एरिया में बिना कारण से हम स्ट्रेसफुल नहीं हो जाए, मेरा कहने का वो है। बिना कारण से अपने को तंग नहीं करें और अपने को प्यार करें, अपने को देखें, अपने को अच्छा फील करें, सेल्फ वर्थ को अच्छा फील करें। और जैसे बहन ने कराया, बीच बीच में कट ऑफ करें, कट ऑफ करें। जब बहन करा रही थी मेडिटेशन, मेरे को एकदम क्लिक किया, कैंसर भी क्या है, ऑफ एंड ऑन स्विच डिस्टर्ब हो गया। ऑफ एंड ऑन स्विच डिस्टर्ब हो गया तो ऑन ही ऑन रहता है, टकाटक टकाटक सेल मल्टीप्लाई करने लगते हैं। ऑफ स्विच डिस्टर्ब हो गया। ये ऑफ एंड ऑन ही खेल है पूरा लाइफ का। अगर हमें ऑफ करना आ गया, वही खेल। और मेडिटेशन एक ऐसी मेथड है जिससे मैं ऑफ कर सकता हूं। जब बहन करा रही थी, मैंने अपना ऑफ कर दिया, तो स्ट्रेस निकलना, स्ट्रेस हार्मोन निकलना, कहां काम करना है, कहां नहीं करना है, वो खेल सीखना आ जाए। हाँ, yes. For the benefit of house, yesterday also you said stage 1 breast cancer. Stage 1 पे डिटेक्ट हो जाए तो it is curable as well as preventable. Stage 1. तो can you throw some more light on this aspect? जैसे इसका पूरा खेल रहता है, साइज ऑफ द ट्यूमर, लम की साइज अगर कम से कम है, 2 सेंटीमीटर से कम है, 1 सेंटीमीटर है, या उससे भी कम है, मेमोग्राम में पकड़ा गया। क्योंकि बाहर के देशों में वो मेमोग्राम उनका 30 साल के बाद चालू कर देते हैं, 35 साल के बाद बेस लाइन करते हैं, 40 साल का। हमारे इंडिया में अभी वो ट्रेंड नहीं है, तो उस समय ही पकड़ लिया मेमोग्राम में, तो वो क्यूरेबल हो गया। और एक स्टेज पे आ गया तो उसको निकाल सकते हैं, केवल लंपेक्टोमी कर सकते हैं बजाय टोटल मैस्टेक्टोमी के। तो मोर छोटी साइज, इट इज प्रिवेंटेबल। और दूसरा है, हम होने ही नहीं दें, तो डाइट को ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग करें, रिलैक्स करें। अपना काम करना है, सबको काम करना है, पर काम करते हुए ऑफ स्विच को अपने कंट्रोल में रखें, ऑफ करते रहें, ऑन ही नहीं रखें। हम लोगों का नेचर क्या हो गया, ऑन ही रखते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का बताया, वो लोग बीच बीच में ब्रेक देते हैं, जाओ छुट्टी लो,
तो वो लड़के लड़कियां जाते हैं, छुट्टी लेते हैं। हमारे यहाँ क्या ट्रेन, टक 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 टक, 12 घंटे काम करो तभी होता है काम, 14 घंटे काम करो तभी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव व्हेन यू आर कंसंट्रेटेड, फोकस। राम, टाइम हो गया। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो महिलाओं को प्री मिनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर होता है, मिनोपॉज से पहले, और एक महिला को पोस्ट मिनोपॉजल एज ग्रुप में ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है प्रोग्नोसिस में? ऐसे देखा गया प्री मिनोपॉजल थोड़ा एग्रेसिव होता है क्योंकि एस्ट्रोजन अभी चल ही रहा है। पोस्ट मिनोपॉजल थोड़ा लेस एग्रेसिव रहता है क्योंकि हार्मोन कम होते जा रहे हैं। पर जैसे मैंने बताया वो फैक्टर अर्ली मिनार्की के हैं, लेट प्रेगनेंसी के हैं, तो वो पोस्ट मिनोपॉजल में चांसेस बढ़ जाते हैं। पर क्योर हो, क्योंकि वो हार्मोन डिपेंडेंट निकल आया, अगर एस्ट्रोजन पॉजिटिव आया, प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव आया, तो फिर तो मजा आ गया, फिर कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं, केवल हार्मोन की टैबलेट खाते रहे तो ठीक रहेगा। अब ये डॉक्टर, मैंने उस दिन भी कहा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, तीनों डॉक्टर बैठते नहीं है एक साथ, सर्जिकल, मेडिकल, रेडिएशन, तीनों बैठे, तीनों सोचे और तीनों सोचकर बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को दें। कहाँ अब नया प्रोटोकॉल जो आया है, 2 साइकिल कीमोथेरेपी के पहले दो, फिर सर्जरी करो, फिर रेडिएशन दो, फिर कीमोथेरेपी कंटिन्यू। तो अभी प्रोटोकॉल चेंज हो रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि पहले ग्रोथ को कम करें हम। पहले क्या सीधा सर्जरी कर रहे थे, तो वो जो उसका विरुलेंस पावर है, एग्रेसिव नेचर है, और बढ़ जाता है। जितना कम डैमेज करते हैं मैंने देखा उतना बेटर है। एफएनएसी मैं एडवाइस नहीं करता किसी को, अनलेस इट इज, क्योंकि हमारे देश में एफएनएसी के एक्सपर्ट नहीं है। फिर वो कहेंगे बायोप्सी कराइए, कोरिलेट क्लिनिकली, वो कभी 100% रिपोर्ट देते ही नहीं है ना, वो बहुत कम आता, 10,000 में से एक रिपोर्ट आ गई। तो इसीलिए एफएनएसी मैं एडवाइस नहीं करता, सीधा एक्सीजन बायोप्सी करो और टक करो, रिपोर्ट तो ठीक आए। या फ्रोजन सेक्शन लेते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, फ्रोजन सेक्शन लेकर पैथोलॉजिस्ट ने कहा यस तो ठीक है, पूरा निकाल, नहीं है तो चलिए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आप आ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। ओम शांति। डॉक्टर भाई साहब का तहे दिल से, हमारी तरफ से, आप सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हमें बहुत सहज तरीके से समझाया कि ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने लाइफ को बैलेंस रखें, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन को हम अपने लाइफ के अंदर अगर ऐड करें, तो ये चीज़ें होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। आपने हमें समझाया कि खुश रहें, मस्त रहें, इन्हीं तरीक़ों से इन चीज़ों को दूर रखा जा सकता है। बाकी फिर अगर ये बीमारी आती है तो फिर उसको बाद में फिर क्योर करना और ट्रीटमेंट, उसमें हमारा बहुत सारा टाइम जाता है। उससे पहले ही हम इसके बारे में अवेयर रहें। तो आपकी ये बहुत सारी शुभकामनाएं हमें मिली। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी पधारने पर स्वागत भी है बाबा का घर में, और बहुत बहुत धन्यवाद भी है आप सभी का। और हमारी यही दुआएं हैं कि क्यों ये किसी को बीमारी आए, उससे पहले ही हम परमात्मा को अपना सर्जन बना कर के रखें। हमें क्यों कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़े, जब सर्वशक्तिवान की किरणें हमें मिल सकती हैं, तो क्यों ना हम बार बार अपने आप को डिटैच करें और उस परमात्मा से जोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का और डॉक्टर भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अनु बहन आ जाएं, आप माँ की महिमा सुनाएंगे। सभी बहुत प्यारा सा गीत है, अनु बहन हमको सुनाएंगी। उसके बाद सब भोग लेंगे एंट्री गेट पर और फिर सब चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो कितनी अच्छी है
तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे तूने अपनी भी निंदिया वारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। ओम शांति।